नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और इस बार मैं लेकर के आई हूं यूपी पीसीएस मेंस का ऑप्शनल पेपर हिंदी लिटरेचर, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं देवनागरी लिपि की समस्याएं और समाधान। इसके साथ हम बात करेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा के रूप में हिंदी पर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देवनागरी लिपि का गुण और उसकी वैज्ञानिकता पर बात की थी। ठीक है, और आज हम इसकी समस्याएं और समाधान पर बात करने वाले हैं। तो चूँकि ये देवनागरी लिपि वाला जो चैप्टर है ये आपके हर पेपर में, जो भी आप यूपीएससी का दे रहे हैं या यूपी पीसीएस का दे रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं अगर आप, तो उसमें सब में सभी में है ये देवनागरी लिपि वाला जो चैप्टर है, ये सभी में इसको इंक्लूड किया गया है, सभी के सिलेबस में। तो इस लिहाज से ये वीडियो सीरीज़ जो है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इसको अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी इसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। और किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जो है इसमें हमारे पेड ग्रुप्स चलते हैं, जिसमें कि आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं और इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ होती हैं जिससे कि आप अपनी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का देवनागरी लिपि की समस्याएं, दोष या अवैज्ञानिकता। ठीक है, जिस भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आए, इन सब के लिए ये एक कॉमन आंसर लिखा जाएगा इसमें। तो इसकी जो सबसे पहली जो समस्या आती है इसमें, वो ये आती है कि देवनागरी लिपि पूर्ण वर्णनात्मक लिपि नहीं है। इसमें अक्षरों की बनावट जटिल और लिखावट श्रमसाध्य है, इसे सीखना दुष्कर है। मतलब ये है कि यहाँ पर कि जो देवनागरी लिपि है, इसकी जो लेखन शैली है, लिखने की जो कला है, वो लिखावट जो है इसकी वो बहुत जटिल है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसको एक सटीक और सुंदर इसके एक एक वर्ड को लिखने में, जो कि इसका मानक है उस तौर पे लिखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये पूरी तरीके से वर्णनात्मक लिपि नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका, नागरी लिपि में वर्णों की संख्या अधिक है और इसकी वर्णमाला लंबी है। लेखन, टंकण, मुद्रण, स्मरण, उचित प्रयोग एवं समझने की दृष्टि से यह जटिल लिपि है। चूँकि इसमें वर्णों की संख्या बहुत अधिक है तो इसलिए और इसकी वर्णमाला लंबी है, तो इसलिए इसको जो है लिखना, हर अक्षर के लिए अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल करना, अलग अलग तरीके से उसको लिखना, उसको याद करना, उसको छापना। ठीक है, इन सब में काफ़ी तरीके की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। जब आप शॉर्ट हैंड करते हैं या फिर अगर आप कंप्यूटर पे भी टाइपिंग करते हैं, तब भी आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी कि ये कितना मुश्किल होता है आप जब कृतदेव टाइप करते हैं या मंगल टाइप करते हैं। तो तीसरा है ख को जो कुछ समानांतर ध्वनियाँ। ठीक है, जैसे कि ख है तो ख का स्टैंडर्ड अब तो मानक ये हो गया है, लेकिन पहले जो था वो ख कुछ इस तरीके से भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। बहुत लोग इस तरीके से ख लिख देते हैं। ठीक है, जिसको कि र व पढ़ने का भ्रम हो जाता है। और अगला है आपका ध और घ। ठीक है, भ और व, इसी तरह स्र और स्त्र, ये स्त्र और स्र, माने स्त्री वाला स्त्र और स्र, इस तरीके की जो ध्वनियाँ हैं इसमें वर्ण की भ्रांति इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि ये घ लिखा है या ध लिखा है, भ लिखा है या म लिखा है, इस तरीके की भ्रांतियाँ इसमें अक्सर हो जाया करती हैं। चौथा है आपका द्विरूपी वर्णों का प्रयोग। देवनागरी लिपि की एक प्रमुख न्यूनता है, इसमें बच्चों और हिंदी सीखने वाले विदेशियों को प्रायः भ्रम हो जाया करता है। इसमें यही बात है कि जैसे कि ध और घ लगभग एक तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो समानार्थी शब्द वर्ण हैं, इनसे कि जो नए सीखने वाले हैं या बच्चे जो हैं, उनको जब सीखते हैं तो उन्हें इसको याद रखने में या समझने में, उनके बीच के डिफरेंसेस को जानने में बहुत तरीके के भ्रम का सामना करना पड़ता है। पांचवा है आपका, देवनागरी में शिरोरेखा, बिंदी, चंद्राकार, अनुस्वार के प्रयोग में एक रूपता नहीं है। अनुनासिक व्यंजन ङ, य इत्यादि और अनुस्वार, चंद्रबिंदु, हलंत के प्रयोग में भ्रांति बनी रहती है। जैसे हिंदी आप ऐसे भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, पंचम इस तरीके से भी लिखते हैं और
इस तरीके से भी लिखते हैं। मांग में आप कहीं अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो कहीं चंद्रबिंदी का करते हैं। ऐसे ही वांगमय में कहीं आप व के ऊपर अनुस्वार लगा करके कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको, तो कहीं ङ के नीचे ग लिखा हुआ मिलता है। इसी तरह जगत में कहीं जगत पूरा लिखा हुआ मिलता है तो कहीं हलंत लगा करके लिखा हुआ मिलता है। तो हमें कहाँ किस तरीके की उसका प्रयोग करना है, कब हमें बिंदी का प्रयोग करना है, कब चंद्राकार का प्रयोग करना है, कब अनुस्वार का प्रयोग करना है, कब हलंत का प्रयोग करना है, इन सब के लिए जो नियम है वह बहुत स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से कि इनके प्रयोग में एक रूपता नहीं प्राप्त होती है, इसलिए ये पढ़ने में लिखने में इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। छठा है आपका श और स्र। री के उच्चारण के लिए री चिन्ह से इसमें लिप चिन्हों की अनावश्यक संख्या एवं भ्रांति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जैसे री के लिए आप ये भी री है और ये भी री है, या श के लिए ये है और स्र है। ठीक है, तो इस श्र में कुछ इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसके लिए एक अलग चिन्ह का प्रयोग बनाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं हमारे भाषा वैज्ञानिक, जिन्होंने इसको किसके दोषों में गिना है। ठीक है, अगला है आपका सातवां। देवनागरी लिपि में अनेक अक्षरों को संयुक्त रूप में और अलग अलग लिखा जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जैसे द्वंद्व या द्वंद्व। ठीक है, कहीं द्वंद्व जो इस तरीके से लिखा जाता है और द्वंद्व इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये दोनों सही हैं, लेकिन कौन सा मानक रूप है इसको समझने में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आठवां है एक वर्ण एवं एक अंक के लिए एक से अधिक संकेतों को विद्वानों ने देवनागरी लिपि की एक प्रमुख दोष माना है, जैसे र। ठीक है, एक वर्ण का यहाँ पे उदाहरण मैंने लिया है र का। र जैसे रचना में इस तरीके के र, क्रम में भी र का उच्चारण के समय आपको र का प्रयोग आप कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर र प्रत्यक्ष रूप से ना हो करके मात्रिक रूप में है। इसी तरह ट्रक में र की मात्रा का स्वरूप बदल गया है। ठीक है, मर्म में भी इसका स्वरूप बदल गया है। इसी तरह कृष्ण में इस र का एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस तरीके के जो संकेत हैं, एक ही वर्ण के लिए एक से अधिक संकेत जो हैं, ये एक बड़ा दोष नागरी लिपि का माना गया है इसे। इसी तरीके से अंकों में भी आप अगर देखिए तो अंक में कहीं कहीं आपको 8 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से 5 कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलता है और कहीं इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, एक ही अंक के लिए दो तरीके के चिन्हों का प्रयोग करना या एक वर्ण के लिए एक से अधिक संकेतों का प्रयोग करना, ये दोषगत इसमें होता है। 9वां है क्ष, त्र, ज्ञ, घ, द्व, ध, त, झ। ये सब जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं, इनको विद्वानों ने देवनागरी लिपि का एक अन्य दोष माना है, क्योंकि ये बेवजह इसके क्रम को बढ़ा देती हैं, ऐसा हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने माना है। 10वां है कई विद्वानों की दृष्टि में री, 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 ञ और तीनों श ऐसे अनावश्यक चिन्ह हैं जिनका उच्चारण शुद्ध रूप से हिंदी में नहीं हो पाता। ये अन्य वर्णों के समरूप उच्चरित होते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण जो है ये हिंदी में बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप से नहीं किया जा सकता कि इसका बिल्कुल शुद्ध री, 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 ये खुद अपने आप में ही ये एक दीर्घाकार उच्चारण रखते हैं, चाहे वो री कहिए या री कहिए। तो इसी तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आदमी नहीं कर पाता है, इसमें अंतर इसके उच्चारण में बहुत अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, 11वां है लेखन में लिपि चिन्हों को उसी रूप में आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता है। देवनागरी लिपि में ई उ री ए आई की मात्रा यथानुक्रम नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये कह रहा है कि लिपि चिन्हों को उसी रूप में आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता है। मतलब कि जो लिपि के चिन्ह हैं उनको उसी क्रम में हमें लिखना चाहिए जिस क्रम में कि हम उनका उच्चारण करते हैं। जैसे एक शब्द है कर्म, ठीक है, इसमें हम र का उच्चारण
म से पहले करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा हम म के लिखने के बाद लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अनेक शब्द आपको मिलेंगे जिसमें कि जिसका कि उच्चारण पहले किया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा उसमें बाद में, उसको मात्रा के तौर पर बाद में लिखा जाता है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें कर्म लिखना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें। ठीक है, तो यह शुद्ध माना जाएगा। अगला है आपका, कई विद्वानों का मानना है कि नागरी में अ के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र वर्णों के लिए पृथक वर्ण अनावश्यक हैं, अ में ही मात्राएं लगाकर काम चल सकता है। तो हमारे कई विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो अ है ये एक स्वतंत्र वर्ण है। ठीक है, इसमें अन्य जो वर्ण जो जोड़े गए हैं उनमें उनकी आवश्यकता इस लिपि के अंतर्गत नहीं है। वो इसकी श्रेणी को केवल बढ़ा देती है, वर्णों की मात्रा को बढ़ा देती है केवल, वह अनावश्यक है एक तरीके से। और इसी अ में हम सारी मात्राएं लगा करके हम अपना वर्णक्रम पूरा कर सकते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है, इसी को उ इस तरीके से इसका प्रयोग करने की बात यहाँ पर की गई है। 13वां है, नागरी में कई विदेशी एवं भारतीय भाषा की ध्वनियों के लिए वर्णों का अभाव है। ठीक है, मोनियर विलियम्स के अनुसार हिंदी में जेड और एफ के लिए ध्वनि नहीं है। जेड के लिए ज का प्रयोग होता है, ये उर्दू फारसी के शब्द हैं, और एफ के लिए फ का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें कि नीचे नुक्ता लगा होता है। तो इस तरीके के जो वर्ण हैं उनके लिए कोई विशेष ध्वनि नागरी लिपि में नहीं पाई जाती है। 14वां है, देवनागरी में मात्राएं वर्ण के चारों ओर लगती हैं, टंकण लेखन मुद्रण के लिए असुविधाजनक है। मतलब ये कि कोई भी मात्रा है देवनागरी की जो लिपि है, जैसे मान लीजिए क है, ये एक वर्ण है, तो इसमें मात्राएं कभी उसके आगे लगेंगी, कभी उसके पीछे से लगेंगी, कभी नीचे से मात्रा लगेगी, कभी आप इसमें ऊपर की ओर मात्रा लगती है। तो इससे क्या होता है कि इससे मात्राओं का स्थान बार बार चारों ओर बदलने से लिखने में असुविधा होती है, और ये ज़्यादा समय ले लेता है लिखने में। इसकी त्वरा यानी गति इसकी जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है लेखन की। तो ये हो गया हमारा देवनागरी लिपि की समस्याएं। ठीक है, और या दोष या इसकी अवैज्ञानिकता। और अब हम बात करने वाले हैं कि इनका समाधान क्या क्या निकाला गया। जो हमारी देवनागरी लिपि की समस्याएं हो गई, और अब हम बात करेंगे कि इनके समाधान के लिए हमारे भाषाविदों ने या हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए। अब अगर आप इनके जो दोष या इनकी जो अवैज्ञानिकता है देवनागरी लिपि की, अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट ये बात समझ में आएगा कि कई दोष ऐसे हैं जो बेबुनियाद हैं या मनगढ़ंत हैं, इस तरीके के हैं। हाँ, कुछ कमियां और कुछ सीमाएं, कुछ त्रुटियां या दोष देवनागरी लिपि में ज़रूर हैं, जिनको कि ईमानदारी पूर्वक दूर करने की आवश्यकता हमारे भाषाविदों ने महसूस की, और उसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। तो चूँकि इसकी जो न्यूनता या त्रुटियां थीं वो देवनागरी लिपि को एक मानक रूप देने में या स्थिरता प्रदान करने में बहुत बाधक हो रही थी। तो इसके लिए देवनागरी लिपि में सुधार संबंधी अनेक प्रयत्न किए गए, और इनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत प्रयत्न जो किए गए, दूसरा संस्थागत जो प्रयत्न किए गए, और तीसरा है प्रशासनिक प्रयत्न जो किए गए। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत प्रयत्न किए गए, इसमें नागरी प्रचार आंदोलन के सूत्रधार और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे, और इनका पहला समाचार पत्र जो बंगदूत था, ठीक है, 1826 में राजा राममोहन राय ने हिंदी में लिखना शुरू किया था। ये एक बैकग्राउंड में दे रही हूँ कि कैसे ये लिखना शुरू हुआ। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियोस से आपको ये चीज़ रिकॉल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो नए हैं मैं उनके लिए रिकॉल कर दे रही हूँ इस चीज़ों को। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फारसी लिपि में लिखा, फारसी लिपि के विरुद्ध लिखा 1868 ईस्वी में। और उन्होंने क्या किया था कि एक मेमोरेंडम देकर फारसी के स्थान पर नागरी लिपि के प्रयोग को बढ़ावा और समर्थन देने की बातें सरकार से की थी। ठीक है, फिर इसी को आगे चल करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में करवाया। नागरी लिपि के सूत्रधारों में अगर आप कहें तो इन तीनों का, माने दयानंद सरस्वती का, शिव प्रसाद सितारे हिंद का और राजा राममोहन राय का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और
इसके बाद से फिर और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए, जिनके बहुत सारे नाम हैं नागरी लिपि के। उसके बाद से आप तिलक हैं, फिर वीर सावरकर हैं, काका कालेलकर हैं, महात्मा गांधी हैं, विनोबा भावे, श्याम सुंदर दास, ठीक है, और केशव चंद्र सेन, भूदेव मुखर्जी, श्रद्धानंद, कृष्णा स्वामी अय्यर, पुरुषोत्तम दास टंडन, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने देवनागरी लिपि के पक्ष में अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे पहले देवनागरी लिपि में सुधार की योजना जो बनाई वो बनाई हमारे महादेव गोविंद राणा डे ने, ठीक है। और अ की जो 12 खड़ी का प्रचलन सबसे पहले महाराष्ट्र में सावरकर बंधुओं ने किया। अ की 12 खड़ी मतलब वही है जिस जो 12 खड़ी होती है। अ आ ये हमने कक्का की कुक्कू के कोका कंग कह, जैसे आप ये पढ़ते हैं तो आप इनको गिनिए तो ये सारे वर्ड मिलकर के 12 वर्ड होते हैं, जिनमें कि सभी मात्राएं हमारी सम्मिलित होती हैं। इसी तरह अ की 12 खड़ी चलाने की बात कही गई थी ना, अभी ऊपर हमने पढ़ा है अ आ, इसी को ई इस तरीके से पढ़ने की या इस क्रम में इनके प्रयोग की बात की गई थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले सावरकर बंधुओं ने महाराष्ट्र में कही थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि 1926 में तिलक ने देवनागरी लिपि के वर्णों की छंटनी करके 190 टाइप का फॉन्ट बनाया, जिसको कि तिलक टाइप के नाम से जो कि मशहूर हुआ। उसके बाद से फिर आता है हमारा 1935, इसमें 24वें अधिवेशन इंदौर में महात्मा गांधी के सभापतित्व में जो नागरी लिपि में सुधार के लिए एक उप समिति बनी, जिसको नागरी लिपि सुधार समिति के नाम से जाना जाता है। और इसके संयोजक कह लीजिए या अध्यक्ष बनाए गए हमारे काका कालेलकर, ठीक है। और इस समिति ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, या आप ये कह लीजिए कि उसके जो दोष थे उनको हटाने के लिए, उनमें संशोधन के लिए जो कार्य किए गए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कदम उठाए जाने लगे या उनके लिए जो सुझाव दिए जाने लगे, वो शुरू होता है यही जब हमारी नागरी लिपि सुधार समिति बनती है 24वें अधिवेशन के अंतर्गत इंदौर के 1935 में, जिसका कि अध्यक्षता काका कालेलकर कर रहे थे और सभापतित्व महात्मा गांधी कर रहे थे। उस समय पर बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव देवनागरी लिपि में सुधार के लिए दिए गए। पहला इसमें जो सुझाव दिया गया, इसमें एक तरीके से ये 14 सुझाव दिए गए, जिसको कि 14 सूत्री सुझाव के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। कालेलकर समिति का जो गठन हुआ उसमें इसमें सबसे पहला जो सुझाव दिया गया वो ये दिया गया कि लिखने में शिरोरेखा की आवश्यकता नहीं है। शिरोरेखा वो होती है जो हम किसी वर्ड के पहले लगाते हैं, जैसे हमने प्रत्येक लिखा और प्रत्येक के इन चारों वर्णों को मिलाने वाली जो रेखा है हमारी, इन चारों को एक करके पढ़ना है हमें, यह बताने वाली जो रेखा है वह है हमारी शिरोरेखा। तो इन्होंने कहा कि शिरोरेखा लिखने में आवश्यक नहीं है, केवल छपाई में शिरोरेखा रखा जाए, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो ये दिया कि प्रत्येक वर्ण को उच्चारण क्रम के अनुसार लिखा जाए, ठीक है, कि जो वर्ण हैं उनको उनके उच्चारण के हिसाब से लिखा जाए, कि जिसका उच्चारण पहले हो उन्हें पहला लिखा जाए और उसके बाद से जिसका उच्चारण हो उसको लिखा जाए। तो इसमें कुछ प्रोस्पेक्ट सामने आए, जैसे पहला आया हमारा कि ए ऐ ओ औ की जो मात्राएं हैं उनको वर्णों के ऊपर थोड़ा आगे हटाकर लगाई जाए, ठीक है। जैसे हमें केला लिखना है तो केला के लिए इन्होंने कहा कि पहले हम क का उच्चारण करते हैं तो क लिखेंगे, उसके बाद से थोड़ा दाहिने हट करके हम मात्रा लगाएंगे ए की, क्योंकि उसके बाद से हम ए का उच्चारण करते हैं, फिर हम ला का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इसकी लेखन शैली की बात की। दूसरा इसमें जो आया इसी के अंतर्गत उच्चारण क्रम के अनुसार लिखा जाए, इसी के अंतर्गत जो दूसरा आया, ये तो ए ऐ ओ औ की मात्राओं से संबंधित नियम हो गए। दूसरा था कि उ और री की मात्राएं भी वर्ण के ठीक नीचे न लिख करके थोड़ी दाहिनी ओर लगाई जाएं, ठीक है। तो ये ए ऐ ओ औ उ री, इन इतने के लिए ये बातें समान थी, ठीक है। कुछ जैसे हमने ऊपर इसका उदाहरण लिया उसी तरीके से ये भी लिखे गए, सुन लिखिए या सुना लिखिए या कृपा लिखिए, जैसे भी लिखिए, ठीक है। अगला है आपका अनुस्वार और अनुनासिक के चिन्ह को दाहिनी ओर हटाकर लगाया जाए, ठीक। अब हाँ, बात हो गई किसकी किसकी, ए ऐ ओ औ की, उ री की, और अब अनुनासिक और अनुस्वार, ठीक है। तो आपका हंस जो है उसी तरीके से लिखा जाएगा कि ह लिखा जाएगा, फिर चंद्रबिंदी लगाया जाएगा, फिर स लिखा जाएगा, थोड़ा सा दाहिने हट करके, या हंस लिखा जाता है तो भी ह लिखा जाएगा,
और चंद्रबिंदी लगाया जाएगा, स लिखा जाएगा। हंस लिखा जाता है तो ह लिखा जाएगा, फिर अनुस्वार लगाया जाएगा, फिर स लिखा जाएगा। घ है आपका इसमें कि संयुक्त व्यंजनों में दूसरा व्यंजन र है तो उसे सामान्य रूप में ही लिखा जाए, जैसे कि त्र। ठीक है, तो त्र को इस तरीके से न लिख करके ये संयुक्त व्यंजन के तौर पर इसको लिखना है। तो जो दूसरा व्यंजन अगर र का उच्चारण हो रहा है तो इसको पूरा र लिखा जाए। ठीक है, ये इनका जो चौथा नियम था इसमें उच्चारण के संबंध में वो ये था। पांचवा नियम जो इसमें था उच्चारण के संबंध में वो ये था कि संयुक्त व्यंजनों में वर्णों के उच्चारण क्रम के अनुसार एक के पीछे लिखा जाए। ठीक है, जैसे विद्यालय लिखा जाए, विद्यालय मैंने ऊपर नीचे नहीं लिखा। जैसे द लिखा गया, आधा द का उच्चारण हो रहा है और य का उच्चारण हो रहा है, तो उसमें द के नीचे य न लिख करके हम आधा द लिखेंगे, हलंत लगा करके लिखेंगे और य लिखेंगे। तो इसमें इस विद्यालय को उचित माना गया, इस विद्यालय को नहीं। इसी तरह द्वार के लिए इस द्वार को उचित नहीं माना गया, इस द्वार को मान्यता दी गई। तीसरा है ई की मात्रा अपवाद स्वरूप बाईं ओर लगाई जाए। ये दो था, ये दो के अंतर्गत ये 5 नियम बताए गए थे। ये उच्चारण क्रम का नियम था। तीसरा जो था, इसका जो तीसरा सुझाव जो दिया गया था वो ये था कि ई की मात्रा को अपवाद स्वरूप बाईं ओर ही लगाया जाए। मतलब कि जो छोटी ई की मात्रा जो हम लगाते हैं इसको हम अपवाद के तौर पे रखेंगे और ये जिस तरीके से प्रयोग हो रही है इसको हम इसी तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमें लिखना है आदि, मान लीजिए ये शब्द है आदि, तो आदि के लिए हम छोटी ई की मात्रा पहले लगाते हैं, उसके बाद से लिखते हैं। लेकिन दी जब कहते हैं तो द पहले कहते हैं और ई बाद में कहते हैं। तो इसके लिए नियम तो ये होना चाहिए था कि हम आ लिखें और दी लिखें, कुछ इस तरीके से लिखें। तो ये जो है ये उच्चारण में ये असुविधा हो रही थी इससे, और एक अलग शब्द की उत्पत्ति हो जा रही थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि ई के लिए इन्होंने अपवाद बना दिया कि ई जो है वो अपवाद स्वरूप बाईं ओर ही लगाया जाएगा। चौथा है स्वरों और उनकी मात्राओं में एक रूपता बनाए रखने के लिए अवर्ण पर ही सारी मात्राएं लगाई जाएं। तो उनकी मात्राओं में एक रूपता बनाने के लिए इन्होंने यही अ की 12 खड़ी का प्रस्ताव रखा। पांचवा है आपका दक्षिण की लिपियों में ए और ओ स्वरों के ह्रस्व रूप प्राप्त होते हैं, इनके लिए देवनागरी में ह्रस्व मात्रा चिन्ह बनाए जाएं। ठीक है, तो जो दक्षिण की जो लिपियां हैं उसमें ए और ओ के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है, ह्रस्व रूप चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि उसी के तर्ज पर देवनागरी में भी ह्रस्व मात्रा के लिए चिन्ह बनाए जाएं, उन्हें मात्रिक तौर पर न लिखा जाए। छठा था कि अनुस्वार के स्थान पर ऐसे शून्य का प्रयोग, शून्य लगाया जाए और अनुनासिक के लिए ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, सातवां था कि अक्षरों की मूल ध्वनियों तथा आगत अथवा नव विकसित ध्वनियों में अंतर करने के लिए वर्णों के नीचे बिंदी अवश्य लगाई जाए। ठीक, तो इसमें वर्णों के नीचे बिंदी मतलब यही जो उर्दू फारसी का जो नुक्ता जो मात्रा होती है ये इसको लगाने की बात इसमें कही गई। जैसे क के नीचे बिंदी लगा के इसको क कर दिया, ख ग घ ङ घ ज फ ढ ढ, इस तरीके से इसका उच्चारण होने लगा। आठवां है आपका वर्तमान ख के स्थान पर गुजराती का ख ले लिया जाए। जैसे कि वर्तमान में जो ख लिखा जा रहा था इसको इसके लेखन में और पढ़ने में मैंने बताया कि अंतर हो जा रहा था कि ये ख कई लोग इस तरीके से लिख रहे थे, कई लोग ख के लिए इस तरीके से लिख रहे थे। तो इसके लेखन में चूंकि इसको पढ़ने में बहुत तरीके की का भ्रम उत्पन्न हो जा रहा था लोगों में, तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस ख को ख़त्म ही कर दो और इसकी जगह पे गुजराती का जो ख है जो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इसको प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, अ झ ड़ के स्थान पर मराठी का अ झ ड़ रखे जाएं तथा ड़ के स्थान पर ल का ल वर्ण रखा जाए। तो आप देखते हैं कि जो अब वर्तमान स्वरूप जो प्राप्त होता है ये पुरानी किताबों में आपको कहीं कहीं ये कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है, ये या फिर झ आपको कुछ इस तरीके का मिलता है।
या ड़ के लिए आप संस्कृत की पुरानी किताबें लीजिए या और भी पुरानी किताबें, हिंदी की भी काफ़ी पुरानी किताबें अगर आप देखेंगे तो उसमें ड़ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो इनकी जगह पर मराठी का अ, झ और ड़ रखा जाए। और ढ़, इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए जो प्रयोग होता है वो होता है लड़ का। ठीक है, तो इसकी जगह पर ल वर्ड का वर्ड रखा जाए। ठीक है, 10वां है आपका क्ष के स्थान पर क्ष कर दिया जाए, मतलब जो इसका संयुक्ताक्षर जो है इसको तोड़ करके इन्होंने कह दिया कि ये आधा क और श से मिलकर के बना है, और इसके लिए एक अलग उसका प्रयोग कर दिया गया है, चूँकि एक अलग वर्ड का प्रयोग किया गया है जिससे कि इसकी वर्णमाला जो है लंबी हो रही है। तो ये अनावश्यक है। अगर हमको क्ष लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके लिए विशेष किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि क्ष के स्थान पर क्ष कर दिया जाए। ठीक है, 11वां है आपका मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु की विशिष्ट ध्वनि के लिए ळ को यथावत स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ में और तेलुगु में इनके लिए एक विशेष, चूँकि वहाँ की जो भाषा है उसमें इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उनके लिए इसको इसी तरीके से, इन भाषाओं में इसे इसी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए। और हिंदी में क्या था, हिंदी में था कि इसकी जगह पे ल का प्रयोग किया जाए। 12वां है हिंदी, मराठी, गुजराती के लिए एक ही लिपि हो। ठीक, कि हिंदी और मराठी और गुजराती के लिए किसी एक ही लिपि का प्रयोग किया जाए। 13वां है खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप के पहले व्यंजन रूप में उनकी खड़ी पाई हटाकर लिखा जाए, जैसे आधा ख, आधा च, आधा ज, इस तरीके से लिखा जाए, जो इसमें कि खड़ी पाई होती है। अगर इनको संयुक्त जब किया जाए तो इनकी खड़ी पाई इसको हटा करके इसके आगे अलग शब्द जोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला वर्ड इसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन जिसमें खड़ी पाई नहीं है, जैसे कि क, फ, ठीक है, ट, इस तरीके से जो है, तो इसमें क के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाए और फ के लिए आधे फ का प्रयोग किया जाए, आधा न, इस तरीके से ये जो खड़ी पाई वाला है उस तरीके से किया जाए। जैसे ट, मान लीजिए ट है, ठ है, ठीक है, तो इसके लिए था कि इसके लिए हलंत का प्रयोग किया जाए। 14वां है आपका घ तथा ध एवं म तथा भ में अंतर प्रकट करने के लिए ध को, जो पहले ध इस तरीके से लिखा जाता था, बीच में जगह छूटी होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गोली नहीं होती थी, इसको ये रूप दे दिया गया। और भ के लिए जो म का ही एक रूप था, जिसमें कि बीच में यहाँ पे ऐसे जगह छूटी होती थी और म में असेंबली होती थी, और भ के लिए ऐसे बीच में छूटी हुई होती थी। तो उसके लिए हुआ ये कि इसके लिए भी इसमें प्रारंभ में एक गोली का प्रारंभ का इसमें रूप दे दिया गया भ के लिए, इस रूप में लिखा जाए। तो इन सुझावों को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने तो अपने प्रकाशनों में अपनाया कि, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं ने इन सुझावों को मान्यता नहीं दी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, ये जो पहला हो गया हमारा, ये हो गया हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न जो हमारे कालेलकर साहब ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर, या महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसको किया। अच्छा, महात्मा गांधी के मन में ये था कि किसी प्रकार जो है नागरी लिपि के वर्णों की संख्या कम हो जाए तो देश की जो साक्षरता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये 14 सूत्री सुझाव जो थे इसको स्वीकार कर लिया था। अच्छा, श्याम सुंदर दास ने इसमें आगे काम किया। उन्होंने कहा कि पंचम वर्णों के स्थान पर सभी जगह अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया। फिर श्रीनिवास ने रोमन लिपि के आधार पर नागरी लिपि में बहुत सारे सुधार के प्रयास किए। गोरख प्रसाद इसके बाद से इसमें आते हैं। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी ने पहली बार नागरी लिपि में त्रुटियों के व्यापक रूप से उद्घाटन किया। और तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इनके बाद से काम किया, लेकिन जो मुख्य थे वो हमारे कालेलकर थे, और इन्हीं को बताना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है जब आप उत्तर लिखते हैं तो। ठीक है, अगला आता है आपका संस्थागत प्रयत्न। ठीक है, तो संस्थागत प्रयत्न में अगर आप देखें तो राधा कृष्ण दास, मदन मोहन मालवीय और सुधाकर द्विवेदी, इन लोगों ने 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने उसके बाद से फिर 6 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन को जो है वो
कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत किया और न्यायालयों और प्राथमिक विद्यालयों में नागरी लिपि के प्रयोग को अनिवार्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। ठीक है, बाद में ये अनिवार्य, इसके लिए अनिवार्य कर भी दिया गया। और संस्थागत प्रयत्नों में अगर आप देखें तो 1945 में 1893 का 1945 में नागरिक प्रचारणी सभा ने यह प्रयास किया कि इसमें फिर से सुधार किया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रमुख पत्रों में यह सूचना निकाली कि लोग देवनागरी लिपि के सुझाव से संबंधित अपने अपने विचार जो है वो उनके पास भेजें। तो बहुत से लोगों के सुझाव आए भी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष विशेष रूप से सामने नहीं आया। ठीक है, इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रयत्नों में महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का योगदान नागरी लिपि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद से जो नाम आता है वो महाराष्ट्र राष्ट्रीय परिषद पुणे में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया इन्होंने ही। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने कालेलकर के सुझावों को प्रचारित करने का कार्य किया। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में लिपि सुधार समिति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तो ये हो गया आपका संस्थागत प्रयत्न जो संस्थाओं ने किया आपकी। ठीक है, महाराष्ट्र साहित्य परिषद ने जो किया या आपकी लिपि सुधार समिति ने जो किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपका संस्थागत प्रयत्न जो किए गए वो। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे उस पर, जो प्रशासनिक प्रयत्न जो किए गए। इसमें अच्छा देखिए, इसमें सिर्फ उन हाईलाइटेड चीज़ों को मैंने लिया है जिनका कि उल्लेख करना आपके उत्तर में ज़रूरी है, आपकी आंसर राइटिंग के टाइम पे जिनका उल्लेख करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ उनका ही नाम इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको किताबों में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डिपेंड ये करता है कि आप उनमें से क्या चीज़ें उसमें और इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा नामी गिरामी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा, मैंने सिर्फ उनका उल्लेख यहाँ पर किया है। ऐसे लिखा जाएगा तो ये उत्तर इसका जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। 5-6 पेज का आप लिख सकते हैं, 10 पेज तक लिख सकते हैं, इस पर पूरा एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि आपके पास शब्द सीमित होते हैं और समय भी सीमित होता है, इसलिए आप अपने उत्तर में सिर्फ उन पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए जो कि आपके उत्तर के मानक को निर्धारित करती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हैं हमारे प्रशासनिक प्रयत्न। प्रशासनिक में सबसे पहले सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। ठीक है, 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने नागरी लिपि में सुधार से संबंधित कुछ सुझाव दिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सुझाव जो इसने दिया वो ये क्या कि अ की 12 खड़ी को अस्वीकार कर दिया गया। अनुस्वार और पंचम वर्ग के स्थान पर आप सिर्फ ऊपर एक बिंदी का प्रयोग करें। ठीक है, इसको उन्होंने स्वीकार किया। ठीक, जिसको कि श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले ये बोला था, इसके लिए इसका पक्ष रखा था। किसी व्यंजन के नीचे कोई दूसरा व्यंजन न लगाया जाए। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा, वही जो मैं विद्यालय का उदाहरण दे रही थी आपको, मुद्रण और टाइपिंग की सुविधा के लिए थोड़ा हटाकर दाहिनी ओर लगाया जाए। जो आपकी मात्राएं हैं वो मुद्रण और टाइपिंग की सुविधा से थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लगाया जाए, इन्होंने इसको भी मान लिया था। शिरोरेखा लगाई जाए। आपके कालेलकर साहब ने कहा था कि शिरोरेखा नहीं लगाई जाए, केवल मुद्रण में लगाई जाए, लिखने में नहीं लगाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शिरोरेखा हर जगह आवश्यक है। ठीक है, तो शिरोरेखा लगाई जाए, इसका पक्ष इन्होंने रखा आपका। उसके बाद से फिर ह्रस्व ई की मात्रा भी बाई के स्थान पर दाईं ओर लगाई जाए और खड़ी पाई थोड़ी छोटी बनाई जाए, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बाकी मात्राएं थोड़ा दाईं ओर हटा करके लगाई जा रही हैं, उसी तरीके से हमारी ई का जो आपने अपवाद रखा है उसको हटा करके उसको भी दाहिनी ओर लगाइए। लेकिन चूंकि जब आप बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसकी लाइन बड़ी रखिए और छोटी ई की मात्रा में इसकी लाइन जो है वो थोड़ी छोटी कर दीजिए। जैसे सिलाई लिखा इस तरीके से जाता है, लेकिन उन्होंने सिलाई के लिए कुछ इस तरीके का प्रयोग किया। ठीक है, मिल लिखा ऐसे जाता है, लेकिन उन्होंने मिल इस तरीके से लिखा। कितना के लिए कितना, माने जो मात्रा है वो पहली जो आपकी जो वर्ड है उससे थोड़ी छोटी मात्रा लगाई जाए, उसकी जो खड़ी पाई है उसको थोड़ा छोटा करके लिखा जाए और उसको छोटी ई पढ़ा जाए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा।
अगला है कि जिन वर्णों के दो रूप मिलते हैं उनमें से अ, झ, ध, भ, ल और त्र को रखा जाए, दूसरों का प्रयोग न किया जाए। ठीक। अगला है विराम चिन्ह अंग्रेजी के ही स्वीकार किए जाएं, केवल पूर्ण विराम खड़ी पाई के रूप में लगाया जाए। उसके बाद से संयुक्त व्यंजनों में पहले व्यंजन की खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटा दी जाए और शेष व्यंजनों पर हलंत का चिन्ह लगाया जाए। ठीक। इसके बाद से फिर है कि स्र, ओम और ल के विशिष्ट अक्षरों के रूप में स्थान दिया जाए। ठीक। इन सुझावों में कुछ सुझाव तो वही थे जो काका कालेलकर समिति ने के द्वारा दिए गए थे, ये आप देख ही रहे हैं, और कुछ नए सुझाव भी थे। इन सुझावों में ई की मात्रा से संबंधित जो सुझाव इन्होंने दिए थे उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और बाद में उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है। फिर अगला हमारा आता है कि सन 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार परिषद बनाई। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अनेक विद्वानों को रखा गया था और इस समिति ने नरेंद्र देव समिति के सुझाव पर पुनर्विचार किया और उनके सुझाव कुछ इस प्रकार दिए। उन्होंने ये कहा कि ख के स्थान पर गुजराती के ख को रखा जाए, ई की मात्रा दाहिनी ओर लगाई जाए और पाई आधी रखी जाए, क्ष को यथावत रखा जाए। संयुक्त व्यंजनों के लिए वे सुझाव ही मान लिए गए जो नरेंद्र देव समिति ने इसके पहले दिए थे। ठीक है। इन सुझावों में केवल ई की मात्रा वाला सुझाव ही ऐसा था जो लोगों को मान्य नहीं हुआ और फिर से 4 वर्षों पश्चात 1957 में ई की मात्रा को अपने पुराने स्वरूप में बाईं ओर ही लगाने की बात को स्वीकार कर लिया गया। तो ये इतना हो गया। इसके बाद का जो प्रक्रम है, इसके आगे जो भी कार्य हुआ वो हुआ इसके मानकीकरण पर, हिंदी के देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर इसके आगे का कार्य हुआ। तो ये हो गया हमारा देवनागरी लिपि के अवैज्ञानिकता, समस्याएं या दोष और उनसे संबंधित समाधान, उनके समाधान से संबंधित जो सुझाव दिए गए वो। इसके बाद से फिर अब हम बात करेंगे, आपका ये देवनागरी लिपि खत्म हो गया, इसका उद्भव और विकास बचा है, वो थोड़ा लंबा है। तो चूंकि उसमें कई सारी भाषाओं से होकर के देवनागरी लिपि, कई सारी लिपियों से होकर के देवनागरी लिपि का होता है विकास, ब्राह्मी से होकर के। तो उसको हम थोड़ा सा सबसे लास्ट में उसको हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं राजभाषा और बाकी देवनागरी से संबंधित जो भी था आपका वो कंप्लीट कर दिया गया है। अगला है आपका राजभाषा के रूप में हिंदी। तो इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है राजभाषा के रूप में। या 15 अगस्त 1947 से पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। 1951 में शिक्षा मंत्रालय में एक हिंदी एकक की स्थापना हुई थी। फिर मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। राष्ट्रपति महोदय ने 27 अप्रैल 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर 1961 में की थी। इसके बाद से फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1 मार्च 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। जब इतना सब कुछ हिंदी में हो गया उसके बाद से फिर बारी आई, तब जाकर के हिंदी इस स्थिति में पहुंची कि उसको एक विभाग के तौर पर सम्मान दिया जाए। ठीक है। तो उसके लिए भारत सरकार ने स्वतंत्र राजभाषा विभाग, उसको राजभाषा घोषित करने की बात यहीं से शुरू हो गई, उसको राजभाषा घोषित की जाए। तो राजभाषा विभाग की स्थापना उसके बाद से फिर किया था। ठीक है। विनोद गोदरे का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, इन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी नाम के सबसे पहले किताब लिखी थी और 1949 में, ठीक है, राजगोपालाचारी का जब भाषण हो रहा था भारतीय संविधान सभा में, तो उसके विषय में ये अपनी पुस्तक में लिखते हुए कहते हैं कि सबसे पहले 1949 में भारत के महानेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर या स्टेट लैंग्वेज शब्द के प्रयोग का इस उद्देश्य से किया था कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। ठीक है। संविधान सभा की कार्रवाई के आधार पर जो है क्या हुआ कि जो ये स्टेट लैंग्वेज था, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो किया गया वो राजभाषा
के रूप में सबसे पहली बार किया गया। ठीक है, बाद में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। ठीक है, और इसका भी अनुवाद राजभाषा के रूप में ही किया गया। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर आप अर्थ देखें तो ये सरकारी या कार्यालयी भाषा होना चाहिए, लेकिन उसको उस तरीके से प्रयोग नहीं करके राजभाषा का नाम दिया गया उसी ऑफिशियल लैंग्वेज को। ठीक है, अब अगर इस परिप्रेक्ष्य से आप राजभाषा को देखें तो राजभाषा के दो अर्थ या दो तरीके से राजभाषा को देखा जा सकता है। पहला है राजा शासक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा। ठीक है, और चूंकि ये जो राजा है, शासक है या जो राज्य सरकार है, ठीक है, हमारे यहाँ इसका गठन जो होता है वो संविधान की प्रक्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भाषा को जो प्राधिकृत करने वाली संस्था है वो हमारी क्या है, वो हमारा संविधान है। तो दूसरे उसमें आप शब्दों में ये कह सकते हैं कि, या दूसरे अर्थ में आप राजभाषा को इस तरीके से ले सकते हैं कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा जो है वो राजभाषा हमारी कहलाती है, और यही इसकी मानक परिभाषा है। ठीक है, कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलाप के लिए स्वीकृत भाषा जो है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। इसके बाद से इसमें कुछ काफ़ी सारे संवैधानिक स्थितियां इसमें आती हैं। 343 से शुरू हो जाता है और 350, 351, ठीक है, इस तरीके से होता हुआ ये राजभाषा की ओर आगे की बढ़ता है। इसमें चूंकि संवैधानिक स्थिति इसकी हमें नहीं पढ़नी है, केवल हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी पर फोकस करना है। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में शायद पढ़ना है, मैं देख लूँगी। और अगर यूपीएससी में इसका संवैधानिक स्थिति पढ़नी है और आप लोग पढ़ना चाहते हैं संवैधानिक स्थिति इसकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस पर अगले वीडियो में मैं उसको उसमें इंक्लूड कर दूंगी, इसी के आगे कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजभाषा। और इसी राजभाषा को देवेंद्र नाथ शर्मा के अगर उसमें देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि राजकीय, सामान्य तौर पर हमने अब तक जो पढ़ा वो राजभाषा ही वो थी कि राजकीय कार्यों में व्यवहृत होने वाली राजभाषा कहलाती है, वाली भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है। या राजभाषा का सामान्य अर्थ राजकाज की भाषा, जिस भाषा में राजकीय कार्य हो उसे राजभाषा कहेंगे। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा ये कहते हैं कि इसके 4 क्षेत्र अभिप्रेत किए देवेंद्र नाथ शर्मा ने। उन्होंने कहा कि ये शासन, विधान, न्याय और कार्यपालिका, इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो हमारी राजभाषा उसको कहते हैं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने भी राजभाषा के लिए उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा, हालांकि उन्होंने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को स्पष्ट किया, और वो ये कहते हैं कि राजभाषा उससे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और लिखापढ़ी, सरकारी लिखापढ़ी के काम में लाई जाए तो उसको राजभाषा कहते हैं। और इसके बाद से फिर वो राष्ट्रभाषा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो राजभाषा जितने भी विद्वान रहे उन सब ने यही कहा कि जो सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है वही हमारी राजभाषा होती है। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। तो अब पहली बात तो ये है कि ये पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा होती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और भावनात्मक चेतना को उद्भासित करने वाली होती है। तीसरा है कि नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा वही कहला सकती है जिससे सब जनता समझती है और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपरक हो। ठीक है, वही बात है जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने का कार्य करे, वही हमारी राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, और ये हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावात्मक चेतना को जगाने वाली या समझाने वाली या बताने वाली होती है। ठीक है, अगला है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो वह भाषा जिसके माध्यम से विचार विनिमय अथवा संपर्क साधा जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यह भाषा सहज, सरल, भावपरक एवं बोधगम्य होती है। तो भाषा जितनी सहज, सरल और सुबोध होगी, भाव संप्रेषण उतना ही सफल और सशक्त होगा। प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी, आज हिंदी संपर्क भाषा का सशक्त माध्यम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का दबदबा है भारत में। और आज हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी यानी अपनी जगह बना ली है। आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है।
हिंदी भारत देश की वह मुख्य संपर्क भाषा है जिसे अज्ञे ने भारत के हृदय को समझने की कुंजी और भारत की समस्त अस्मिता को वाणी देने वाली कहा है। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसको कि आप राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, संपर्क भाषा में या मानक भाषा में किसी में भी आखिरी में जोड़ करके उसको हिंदी के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा कॉमन पैराग्राफ है जिसको कि आप कहीं नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें। आप कभी भी हिंदी पर अगर लिख रहे हैं तो इसको आप जो है ज़रूर उसमें प्रयोग करें। ठीक है, अगला है हमारा हिंदी भाषा के रूप में मानक भाषा के रूप में हिंदी। तो इसमें है कि भाषा का वह स्तरीय रूप जिसका प्रयोग समाज के विशिष्ट वर्ग द्वारा किया जाता है। ठीक है, मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। विशिष्ट वर्ग से शिष्ट वर्ग से तात्पर्य है कि जो पढ़ा लिखा और सभ्य समाज होता है उसके लिए। ठीक है, दूसरा है व्याकरण, शिक्षा, साहित्य, शासन, पत्रकारिता इत्यादि की भाषा मानक भाषा होती है। अन्य नाम है इसके परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा, टकसाली भाषा। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसमें है कि इसको जो है अंग्रेजी में इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है वही हिंदी की मानक भाषा है। साहित्यिक रचनाएं मानक भाषा में लिखी जाती हैं। तो ये हो गई हमारी मानक भाषा के रूप में हिंदी। फिर आप उसमें आगे आप इसी को जोड़ सकते हैं। ठीक है, संस्कृत संपर्क भाषा थी या संस्कृत मानक भाषा थी, इसी मानक की इस संपर्क की जगह मानक कर सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका आज का हमारा जो टारगेट था पढ़ने का। तो इसमें आज हमने पढ़ लिया कि देवनागरी लिपि की समस्याएं और समाधान, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ ढेर सारा लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर तो ज़रूर कीजिए। ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तो आप इनको सेव कर सकते हैं, अपने इनबॉक्स में रख सकते हैं और साथ ही साथ आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर के स्टडी कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे आपको हमारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।